अभिनव श्रीवास्तव, आवाज आ रही है भाई? हाँ सर, आ रही है। ओके ओके। तो फोर्थ यूनिट से टॉपिक्स तो रिवाइज लगभग हो चुके हैं। हम लोग आज थर्ड यूनिट के कुछ टॉपिक देखेंगे रिवीजन के लिए। आप लोग को कोई सर कोई सर रिक्वायरमेंट? हाँ बोलिए। सर सर अशोक बात बोल रहे सर, हाँ आपने नोट्स के लिए कहा था, नोट्स भेजेंगे। हाँ बेटा, वो आप कहा था, लेकिन उसमें देखिए दिक्कत ये आ रही है कि जो इतने सारे वो फॉर्म पेजेस हैं कि वो व्हाट्सएप में सब एक साथ जा नहीं रहे हैं। तो कुछ लोग आए थे, आप यहाँ पे ले लिए थे कॉलेज से। तो अगर आप इधर आ रहे हो, आना हो, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपने बताया था एक तरीका कि सर यूएसबी से। 5 तारीख को होंगे आप कॉलेज में? 5 तारीख को होंगे? अब एक सेकंड, 5 तारीख वेडनेसडे तो नहीं है? नहीं हाँ हाँ ट्यूसडे सर, हाँ। ट्यूसडे ट्यूसडे हाँ ठीक है, मंगलवार रहेंगे। हम्म, होंगे ना सर? अरे रहेंगे, लेकिन तुम आने से पहले एक बार फोन कर देना। ठीक है, हाँ निकलने से सर, पहले। मंगलवार को जी हाँ सर। ठीक है। सर फोन करके एक बार आना। यूनिट 4 के नोट्स का कंपाइलेशन दे दीजिएगा। यूनिट 4 के बेटा क्या बोल रहे हो आप? यूनिट 4 के क्या? सर यूनिट 4 के नोट्स का कंपाइलेशन। मैंने अभी बताया इनको कि आप वो जैसे कि कॉलेज से आके या किसी भी तरीके से कोई भी फ्रेंड ग्रुप आ जाए, वो लेके फिर सभी को उसको सेंड कर दे, क्योंकि वो फाइल्स ज़्यादा हैं। और उसमें या तो आप गूगल क्लास से डाउनलोड कर लीजिए। गूगल क्लास में सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं, सॉफ्ट में जो है। ठीक है, तो जब भी आपको कॉलेज आना हो उसमें वहाँ से ले सकते हैं। ओके। हाँ टाइम तो खाली है ना। तो थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट में कोई ऐसा टॉपिक जो आपको कुछ लग रहा हो, कोई पूछना कुछ भी किसी को? फोर्थ यूनिट का किसी को है क्या अभी? चलिए हम लोग थर्ड यूनिट तब तक देख लेते हैं। देखिए बेसिकली थर्ड यूनिट में जो टॉपिक्स थे उसमें हम लोगों ने पैरेलल प्रोग्रामिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग के बारे में देखा था। इसमें जो जनरल टॉपिक जैसे पाइपलाइन प्रोसेसर क्या है, पाइपलाइनिंग का ही कॉन्सेप्ट था। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइपलाइन क्या होते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या होता है, लीनियर पाइपलाइनिंग और नॉन लीनियर पाइपलाइनिंग क्या है, पाइपलाइन हैजार्ड्स क्या होते हैं, और रिजर्वेशन टेबल का यूज देखा था, उसका कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप का देखा था। और उसका क्या यूज होता है, ये कुछ देखे थे। तो उसी तरह के टॉपिक को हम लोग को देखना है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर देंगे। और फोर्थ में जो भी आपका लगेगा वो बताइएगा, उस हिसाब से हम लोग उसको भी कर देंगे आगे। तो थर्ड यूनिट में बेसिकली थोड़ा सा एडमिट कर दें, ये लोग आ रहे हैं काफी लोग बैठे हैं। तो आज हम लोग पाइपलाइन और टाइप्स ऑफ पाइपलाइन के थोड़ा सा चीजों को देखेंगे। ओके, तो थोड़ा सा रिव्यू वहां से देखते हैं कि मेनली जो सिस्टम है, प्रोसेसर्स इंक्लूड होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इससे जो पाइपलाइन प्रोसेसर से पहले जो सिस्टम थे वो स्टैंड अलोन सिस्टम थे, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, यूनि प्रोसेसर सिस्टम बोलते हैं इसे। और उनके डिजाइनिंग में हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है कि एक सिंपल जो सिस्टम होता है, आर्किटेक्चर जो सिंपल आर्किटेक्चर है, वन इन वन आर्किटेक्चर, उसमें यूनि प्रोसेसर सिस्टम है, एक प्रोसेसर लगा हुआ है वेरियस सब पार्ट्स के साथ। तो इसमें दो दो मेथोडोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। एक हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट पढ़ा हुआ है, एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पढ़ा हुआ है। तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जो पढ़ा था उसका मीनिंग था कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, एसेंशियल पार्ट्स हैं कंप्यूटेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, उनमें हर चीज एक का एक सेक्शन लगा हुआ है सर्किट में। हर चीज हार्डवेयर के थ्रू इम्प्लीमेंटेड है, फिजिकली इम्प्लीमेंटेड है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के कॉन्सेप्ट में इम्प्लीमेंटेशन में बोलते हैं। दूसरा तरीका, इसकी प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी, इसका एडवांटेज भी देखा था, सुना था हम लोगों ने कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जो होता है, वो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का मेन प्रोसेस है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो लगे हुए हैं, वो डिजिटल कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज किया जाता है, और उससे हम बनाते हैं।
और इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपके ऑपरेशंस लिमिटेड होते हैं, कम से कम ऑपरेशन होते हैं, शुरुआत के सिस्टम थे उनमें बहुत इजी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, एफिशिएंट रिजल्ट देता था और हैंडल करना आसान था, रिजल्ट एक्यूरेट आता था। अगर आपके सेट ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड है, कम ऑपरेशन आप करते हैं अपने सिस्टम के से, तो वहाँ पे हार्डवेयर कंट्रोलिंग बेस्ट माना जाता है और वो एक लिमिटेड ऑपरेशन को बहुत ही इफिशिएंटली करता है, क्योंकि हर ऑपरेशन के लिए आपके पास एक पार्ट लगा हुआ है, एक सर्किट लगा हुआ है, तो वो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि जैसे कि अब आप ऑपरेशन को लिमिट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बना सकते कि ऐसा कंप्यूटर बनाइए कि जिसमें कि नंबर ऑफ ऑपरेशन डिफाइंड हो कि 100 है, 200 है, 500, ऐसा नहीं है। टास्क तो इन अनलिमिटेड होते हैं, जॉब अनलिमिटेड होती हैं। तो जब जॉब एंड टास्क अनलिमिटेड है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड कैसे हो सकते हैं? तो इसी प्रॉब्लम की वजह से जो आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो इंक्रीज होने लगी। तो जब इनका जॉब्स इंक्रीज होने लगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोसेस इंक्रीज होने लगी, तो जो कॉन्सेप्ट था कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में, उसमें एक जो पार्ट्स हैं, उसके कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं, उनको इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। और उनको इंक्रीज करने के लिए रिक्वायरमेंट की वजह से उसको कॉम्प्लेक्स सर्किट बन गया, हैवी सिस्टम बन गया, लोड बढ़ गया। तो ये सब प्रॉब्लम आने लगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की मैनेज करना, अपडेट करना, अल्टर करना, इट इज नॉट क्वाइट इजी फॉर अ हार्डवायर कंट्रोलिंग। उनको उनको अपडेट करना इजी नहीं रहा, आसान नहीं रहा। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से ये सब प्रॉब्लम आई है। तो इसकी वजह से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। जस्ट वन, व्हाट इज द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट? यहाँ पे ये हुआ कि जब हम लोग ये समझ गए कि हमारे जॉब्स एंड टास्क अनलिमिटेड हैं, तो ऑपरेशन से डिपेंडेंसी हटाई गई और उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हार्डवेयर असेंबली प्रोग्रामर ने क्या किया है, सर्किट प्रोग्रामर या चिप लेवल प्रोग्रामर ने, कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया। और जो भी फिजिकल इक्विपमेंट लग रहे थे उनको उनको मिनिमाइज किया। कम तो नहीं कर सकते हैं, जीरो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको मिनिमाइज किया। कैसे मिनिमाइज किया? छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में ही सारे ऑपरेशन होते हैं, इसीलिए आपका एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन जो एएलयू है, जितने भी ऑपरेशन आप करेंगे वो या तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे या लॉजिक ऑपरेशन होंगे। तो लॉजिक ऑपरेशन से पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम सभी को पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि कैसे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बिल्ड किया गया। तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द मल्टीपल स्टेप्स ऑफ एडिंग फॉर सर्टेन वैल्यूज। अगर आप किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं तो ये किस एडिशन का मल्टीपल स्टेप्स है। तो इसी तरह से डिवीजन निकालते हैं, तो डिवीजन इज द मल्टीपल स्टेप्स ऑफ सबट्रैक्शन। तो ये जो लाइन मैंने बोली है इसका मतलब क्या है, ये सभी को पता है, ये मैथमेटिक्स में नॉर्मल है। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग में यूज किया कि जब वो जान गए कि जब मल्टीप्लिकेशन एडिशन का ही मल्टीप्लिकेशन स्टेप है, तो हम क्या करें? अगर हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू एडिशन के सर्किट को बार बार यूज कर लें तो वो मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करने लगेगा। तो बस इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के सर्किट को बार बार यूज कर लें तो डिवीजन की तरह काम करने लगेगा। शिफ्टिंग में भी क्या होता है? एडिशन ऐड होती है, शिफ्ट क्या बार बार एक बिट शिफ्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसमें भी आप 1 बिट ऐड करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसमें भी आप ऐड करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि रीयूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आया। और इससे हुआ क्या कि हमारी जो सर्किटरी थी वो मिनिमाइज हो गई। अब हमें केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए 4 सर्किट की जरूरत नहीं पड़ी, केवल 2 ही सर्किट की जरूरत पड़ी। 2 ही कॉम्बिनेशन सर्किट में आपका एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। क्योंकि जो एडिशन का सर्किट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो जा रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज हो जा रहा है, वो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज हो जा रहा है। इसी तरह से सब्ट्रैक्टर जो लगा हुआ है वो आपका डिवीजन के लिए भी यूज हो जा रहा है और फर्दर जो ऑपरेशन के लिए भी यूज हो जा रहा है। तो ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया हुआ है कि आपने जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं उनमें सिमिलरिटी को फाइंड किया और सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनको मिनिमाइज किया और रीयूटिलाइजेशन ऑफ सेम कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसको इनहेंस किया।
तो इससे इसी इसी के कॉन्सेप्ट में हम लोग के पास माइक्रो प्रोग्राम, डेटा पाथ है, माइक्रो असेंबली लैंग्वेजेस हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये कुछ कॉन्सेप्ट था यूनिक प्रोसेसर सिस्टम में, इसको फर्दर आगे बिल्ड करके हम लोग आगे बढ़ के पैरेलल कंप्यूटिंग और पैरेलल आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि माइक्रो प्रोग्राम, अब ये तो मैंने बेसिक बताया पैरेलल कंप्यूटिंग को समझने के लिए। माइक्रो प्रोग्राम क्या होते हैं? माइक्रो प्रोग्राम माइक्रो इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन होते हैं। कई सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन को जब हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में किसी भी पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोग्राम बोलते हैं। और माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है कि ये प्रोसेसर, एक सेकेंड, किसी का वो ऑन है, अमन अमन त्रिपाठी, आपका बड़ा ट्यूटोरियल नहीं सबमिट है क्या? लैब असाइनमेंट्स सबमिट है सर। एक बार गूगल क्लास में चेक करो, तुम्हारा नाम कहीं पे है, मैंने देखा था मिसिंग में, या तो 1 2 3 है, मिसिंग में किसी का नाम हुआ 4 हो नहीं। रहा था। 4 भी है और एक पहले भी देख लो, तो उसको देखो, किसी का भी नाम किसी भी एक्टिविटी में मिसिंग में नहीं होना चाहिए। आप खुद गूगल क्लास देखिए और उसको चेक करिए, ठीक है? ओके, कोई भी वेटिंग में नहीं है। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, सॉरी, माइक्रो प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि कई सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंशियल ऑर्डर में बिल्ड किया गया। इससे फायदा क्या हुआ कि देखिए, आप सामने लिखा भी हुआ है कि हार्डवायर प्रोसेसर में जो लॉट ऑफ वेस्टेज हो रहा था, बजट का, कॉस्ट का, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट का, और एफिशिएंसी जो थ्रूपुट नहीं मिल पा रही थी, उसको रिड्यूस किया गया। इसमें ये चीज़ आपकी जो इक्विपमेंट यूज होंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया कि पैरेलल कंप्यूटिंग को भी बिल्ड किया। यहाँ से पैरेलल कंप्यूटिंग को किया गया। पैरेलल कंप्यूटिंग ने किस कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया है? पाइपलाइनिंग को कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया है। पाइपलाइनिंग को क्या बोलते हैं? सर पाइपलाइनिंग सबमिट है, इज, मार्क्स भी दिए आपने 4.5। ओके। और किसी एक्टिविटी में देख लो, असाइनमेंट ट्यूटोरियल 1 2 3 4, लैब 1 से 4 तक खाली कहीं लैब पर 4 भी, नहीं सबमिट है सर। हाँ, तो उसको कर दीजिए, ठीक है? ओके, तो पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को आगे क्या बिल्ड किया गया। अब हम लोग ये समझते हैं क्या होता है पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट, क्या होता है। पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट का मेनली कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि स्ट्रीम, डेटा स्ट्रीम या इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, दो ही चीजें होती हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन। इनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में पाइपलाइन, पहले पैरेलल पाइपलाइन बाद में आते हैं, पहले पाइपलाइनिंग समझते हैं। ये स्ट्रीम लाइन एग्जीक्यूशन होता है इसमें सीक्वेंस ऑर्डर में। वन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। तो पाइपलाइनिंग के अंदर ऐसा होता है, स्ट्रीम कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन होता है, और इसको हम लोग असेंबली लाइन प्रोसेसिंग बोलते हैं। असेंबली लाइन प्रोसेसिंग का एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस में अलग अलग पार्ट जनरेट होते हैं। और जैसे कि आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है कि इंजन है, और उसकी बॉडी का पार्ट है किसी भी व्हीकल का, फिर उसमें कलरिंग का पार्ट है, फिर उसमें लाइट्स का पार्ट है, फिर उसमें टेस्टिंग का पार्ट, कई सारे सेक्शंस लगे होते हैं। वो सारे सेक्शन अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं, और फाइनल जो प्रोडक्ट है आपका, फिनिश जो व्हीकल है, वो लास्ट में मिलती है। तो असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। उसी कॉन्सेप्ट को पाइपलाइन में बिल्ड किया गया। यहाँ पे भी आपका 1 by 1 स्टेजेस को पार करते हुए फाइनल इंस्ट्रक्शन आपको आउटपुट जो मिलेगा वो फाइनल जॉब कंप्लीशन मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका असेंबली लाइन प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये आ सकता है कि हाउ यू डिस्कस द पाइपलाइनिंग एज असेंबली लाइन प्रोसेसिंग। तो इसको आप ऐसे एग्जांपल, पहले एग्जांपल बनाएंगे, रियल लाइफ एग्जांपल, जो आप आपके सामने कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, फिर इसको इंस्ट्रक्शन और के फॉर्मेट में उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे इस एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है कि पाइपलाइन प्रोसेसर कैसे रन करता है। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे जो भी जैसे असेंबली लाइन रन कर रही थी, यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस हैं। स्टेजेस क्या होती हैं, स्टेट्स क्या होती हैं कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है वो सर्टेन स्टेज को पार करता है, तब वो कंप्लीट करता है। और वो सर्टेन स्टेजेस जो कंप्लीट होती हैं उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द execution of a particular instruction is called instruction cycle.
और ये साइकिल का वर्ड का मीनिंग क्या है कि इट इज द रिपीटेशन टास्क, रिपीटेटिव प्रोसेस until the total task is completed. तो इंस्ट्रक्शन जैसे कि यहाँ पे सामने लिखा आपका है कि कौन कौन से बेसिक स्टेप होते हैं, तो मिनिमम 3 स्टेप होते हैं किसी भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन के। कोई भी अगर मिनिमम एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है उसमें भी 3 स्टेप होंगे। कौन कौन से? उसमें पहला फैच इंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, देन स्टोर द रिजल्ट। तो ये 3 स्टेप में तो होना ही होना है, चाहे वो जितना छोटा ऑपरेशन हो, चाहे जितना छोटा इंस्ट्रक्शन हो। जैसे आप कहें कि halt is very small instruction, it stop the execution process of all the program, end of the program। इसमें भी इंस्ट्रक्शन पहले फैच किया जाएगा, फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा, देन स्टोर किया जाएगा। तो फैच इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ये जो साइकिल है ये मिनिमम 2 इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं या 3 इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो कई कई जगह पे जैसे मिनिमम इंस्ट्रक्शन है तो फैच इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन में ही स्टोरेज इन्वॉल्व है। अब जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन बढ़ता जाता है उसकी जो कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उसका जो पावर बढ़ता जाता है, तो उसमें स्टेज बढ़ने लगते हैं, इंटरमीडिएट स्टेजेस इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आपके एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन के स्टेजेस लिखे हुए हैं। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज, इसको IF बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज में क्या करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से एक्सेस किया जाता है, फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी और अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो फेच इंस्ट्रक्शन हो गया। अब फेच इंस्ट्रक्शन होने के बाद क्या हुआ, कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी भी ऑपरेंड पे अप्लाई हो सकता है या नहीं अप्लाई हो सकता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन विदाउट ऑपरेंड है, तो जैसे हॉल्ट नो ऑपरेंड, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन के साथ में कोई ऑपरेंड है, ऑपरेंड एंड ऑपकोड, 2 कॉन्सेप्ट्स आर अर्लियर डिस्कस। ऑपकोड क्या होता है, जो कमांड होता है, ऑपरेंड जो है वो आपका डेटा होता है। तो जो ऑपरेंड है, पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑपरेंड फेच किया जाता है, OF। ऑपरेंड फेच क्या होता है कि हम उस कंटेंट को, उस डेटा को फेच कर रहे हैं फ्रॉम द डेटा रजिस्टर और एनी मेमोरी लोकेशन। इसके बाद जब ऑपरेंड मिल चुका है और इंस्ट्रक्शन मिल चुका है, तो उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करेंगे उस ऑपरेंड पे, तो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन आ गया, EX। ठीक है, अब एग्जीक्यूट हो गया, फिर हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट होने के बाद क्या मिलता है, रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आता है तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। रिजल्ट स्टोरेज का ये स्टेप है। मेमोरी को एक्सेस करेंगे, उसमें लोकेशन बताएंगे कहाँ पे रिजल्ट स्टोर होगा, ये सब चीजें। तो मेमोरी एक्सेस स्टेप आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है, फाइनल स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में आप परमानेंट स्टोर करने जा रहे हो, रजिस्टर में स्टोर करने जा, जहाँ भी आपको चाहिए वो इंस्ट्रक्शन अपना रिजल्ट स्टोर कर लेता है। तो ये जो स्टेजेस को पार करते हुए आपका ये एक सीक्वेंशियल है, पाइपलाइन कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि मेमोरी एक्सेस पहले हो जाए और इंस्ट्रक्शन फेच बाद में हो, ये सीक्वेंशियल है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज नेक्स्ट स्टेज स्टार्टेड, इसीलिए इसको स्ट्रीमलाइन एग्जीक्यूशन कहते हैं, इसीलिए इसको असेंबली लाइन एग्जीक्यूशन बोलते हैं कि हर स्टेज जो होती है उसकी इंपॉर्टेंस है और वो अपने प्रीवियस स्टेज का आउटपुट लेता है एज ए इनपुट और अपने आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर करता है। क्लियर? तो ये आज यहाँ पे आपको दिखाई गई है एग्जांपल में कि अगर 5 स्टेज इंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस हैं तो आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसीलिए साइमल्टेनियस वर्ड आ रहा है, इसीलिए स्ट्रीमलाइन वर्ड आ रहा है, इसीलिए असेंबली लाइन वर्ड आ रहा है। सब वर्ड आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। Each instruction proceeds from one stage to the next। हर इंस्ट्रक्शन एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है और स्टेजेस में जाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट के बाद सीधे लास्ट स्टेज आ गया, नहीं, फर्स्ट के बाद सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चीजें लास्ट में मिलेंगी। तो स्किपिंग भी नहीं अलाउ है और सीक्वेंस अलाउ है। तो हर इंस्ट्रक्शन अपने प्रीवियस इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ज्वाइन करता है और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, पाइपलाइनिंग बोलते हैं। तो इसको आप सिंपल एग्जांपल में डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, पाइपलाइनिंग कर रहे हैं तो उसका कुछ जो बिना बेनिफिट के तो कुछ किया नहीं जाता है। तो एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग, व्हाट आर द बेसिक एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग, व्हाई वी यूज दैट। एडवांटेज से हमें पता चलता है क्यों हम यूज करें। पहले में क्या दिक्कत थी, तो प्रीवियस
कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि कैसे प्रॉब्लम आती थी, क्या चीज़ें आती थी, तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग का पाइपलाइनिंग यूज़ हुआ। तो एडवांटेज को अगर हम बताते हैं तो पाइपलाइनिंग के एडवांटेज में आता है कि वी कीप ऑल पार्ट्स ऑफ द डेटा पाथ बिजी ऑल द टाइम, कि हम अपने हर एग्जीक्यूशन को, हर पार्ट को या मॉड्यूल को बिजी रखते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज बाय द पाइपलाइन, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना, प्रोसेसर का एफिशिएंट यूज करना, ये पाइपलाइनिंग से संभव है। इसके बाद 5 स्टेज पाइपलाइनिंग को इन्होंने बताया है कि अगर आप 5 स्टेज पाइपलाइनिंग 5 स्टेज यूज कर रहे हो, तो एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने डिस्कस किया है। विदाउट पाइपलाइन एवरी टी सेकेंड एन इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन। अगर आप पाइपलाइनिंग नहीं यूज करेंगे तो अगर 5 स्टेज में कोई चीज रन हो रही है तो क्या होगा कि एक स्टेज सपोज करिए टी सेकंड ले रहा है, तो 5 स्टेज में क्या होगा 5 टी स्टेज लगेंगे। या अगर 1 सेकंड मान लें तो वो 5 सेकंड में हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन जब आपने पाइपलाइनिंग यूज कर लिया तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो आपके टाइमिंग है उसका रिडक्शन हो गया। द टाइमिंग इज T/5। जो टोटल एग्जीक्यूशन था वो अपने फ्रैक्शन से डिवाइड हो गया, T/5 सेकेंड्स में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना था। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल उन्होंने बताया कि पाइपलाइनिंग का यूज करके क्या बेनिफिट हो रहा है और विदाउट यूज क्या बेनिफिट हो रहा है। तो जब आपने पाइपलाइनिंग नहीं यूज किया तो हर इंस्ट्रक्शन 5 इंस्ट्रक्शन का 5 सेकंड का टाइम लेगा, क्योंकि इसको 5 स्टेज है, हर स्टेज T सेकंड है तो 5T आ गया। लेकिन अगर आप पाइपलाइनिंग यूज करेंगे तो T/5 है, तो इस एग्जीक्यूशन कितना फास्ट हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट की हाउ वी डिजाइन पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट कैसे करें, कैसे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो इसमें आता है कि हम अपने स्प्लिट करें, स्टेजेस को स्प्लिट करें, टाइमिंग इंसर्ट। अब इसके लिए हमें बफर की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए लैचेस की जरूरत पड़ेगी, कुछ कुछ तो लगाना ही पड़ेगा हमें इक्विपमेंट में। लैचेस लगाने पड़ेंगे, बफर लगाने पड़ेंगे, जैसे कि हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर हो, स्टेजेस का इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर होगा, इसके लिए लगाना पड़ेगा। और हर इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन को मूव करे। यहाँ पे आपका दिखाया गया है कैसे इसका डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट आया है कि स्टेज हम लोग जान चुके हैं। स्टेज, हर स्टेज के बीच में एक बफर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करके नेक्स्ट स्टेज में पहुंचाना है, नेक्स्ट स्टेज में पहुंचाना है। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल शेप में ब्लू कलर में बने हुए हैं ये आपके स्टेजेस बफर हैं। और बफर कैसे बनते हैं? लैच का यूज करते हैं। लैच हमने डिजिटल कंपोनेंट पढ़ा ही है कि इट स्टोर द वेरी बिट्स ऑफ द वैल्यू। तो ये स्टोर करेंगे, लैचेस स्टोर करते हैं, हर स्टेज के बाद लगेंगे और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करते हैं और उसको आगे ट्रांसफर करते हैं। तो ऐड लैचेस इन द सब्सिक्वेंट स्टेजेस इज द इन द पाइपलाइनिंग डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट। ट्रिगर्ड बाय द नेगेटिव क्लॉक। हमें ट्रिगर को बिल्ड कर, ट्रिगर क्या होता है? स्पेशल क्लॉक, स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ द ऑपरेशन। इसके बाद फिर जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होंगे उनकी पैकेजिंग की जाती है, इंस्ट्रक्शन पैकेट्स बनते हैं। इंस्ट्रक्शन पैकेट में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन कंटेंट होता है, इसका यूज आगे भी हम लोग बहुत नेटवर्किंग कर चुके हैं। इंस्ट्रक्शन कंटेंट्स हैं, प्रोग्राम काउंटर हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट हैं, कंट्रोल सिग्नल है। ये इतनी चीजें एक पैकेट में होनी चाहिए क्योंकि यही आगे ट्रांसफर हो रहा है। इंस्ट्रक्शन कंटेंट, प्रोग्राम काउंटर, इंटरमीडिएट रिजल्ट, कंट्रोल सिग्नल। हर इंस्ट्रक्शन, every instruction moves with its entire state, no interface between the instruction। किसी भी तरह का इंटरफेस नहीं है, लेकिन बफर यूज होगा। अब इतना डिजाइनिंग में आगे आपको नहीं दिया था, इतना हाई लेवल पे नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइपलाइनिंग क्या होते हैं? देखिए, पाइपलाइनिंग के टाइप जो हम लोग का एक पार्ट है, एक क्वेश्चन है। बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, किसने दिया था?
पाइपलाइन प्रोसेसर क्लासिफाइड बाय द हैंडलर्स 1977। हैंडलर्स ने पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है और इस क्लासिफिकेशन को 1977 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो क्लासिफिकेशन जो पाइपलाइनिंग प्रोसेसर के हैं 3 हैं, अर्थमेटिक पाइपलाइन, प्रोसेसर पाइपलाइन, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। किन किन चीज़ों को हम पाइपलाइन करते हैं, किन किन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? मेनली जो ऑपरेशंस में यूज होती है उन्हीं की चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे। अर्थमेटिक पाइपलाइन का मीनिंग है कि जब हम लोग वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये सब आता है, इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए एज ए इंस्ट्रक्शन। उसके बाद प्रोसेसर पाइपलाइन, कई सारे मल्टी प्रोसेसर जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, प्रोसेसिंग एलिमेंट जो बोलते हैं, कई सारे मल्टी प्रोसेसर को अगर हम यूज करेंगे तो वो प्रोसेसर पाइपलाइन का यूज होगा। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, अभी हम लोगों ने देखा एग्जांपल कि कोई भी इंस्ट्रक्शन वेरियस स्टेज को होता हुआ अपने को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अर्थमेटिक पाइपलाइन क्या होता है? अर्थमेटिक पाइपलाइन इट ब्रेक्स द अर्थमेटिक ऑपरेशन इनटू द मल्टीपल अर्थमेटिक स्टेप्स। किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी फॉर्मूले को या किसी भी ऑपरेशंस को करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन में उसके जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है। एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसमें कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कि सपोज करिए a प्लस बी इंटू सी प्लस 3x ऐसे करके बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है, तो उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया हर ऑपरेशन को। तो उसको ब्रेक करके एक एक स्टेज में उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो अर्थमेटिक पाइपलाइन क्या होता है कि अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग जनरली ब्रेक एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इनटू मल्टीपल अर्थमेटिक स्टेप्स। किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को करने के लिए उनको छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप्स में डिवीजन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें पाइपलाइनिंग बिल्ड करनी है, उसको 1 बाय 1 उसको रन करना है। अर्थमेटिक पाइपलाइन ऑपरेशन जो होते हैं उसमें जो अर्थमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन ये सब होते हैं, और इन सारे स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU रिस्पॉन्सिबल है और उसको वो ये यूज करता है। अर्थमेटिक पाइपलाइन का यूज हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे पास 8 स्टेज पाइपलाइनिंग है, 4 स्टेज पाइप, स्टेज का मतलब अभी मैंने बताया था पहले। 8 स्टेज पाइपलाइनिंग का यूज का एग्जांपल है TI ASC प्रोसेसर जो होते हैं और स्टार 100, ये ऐसे प्रोसेसर जो कि अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग का यूज करते हैं। ये एरे प्रोसेसर या मैथ के नाम से जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोसेसर पाइपलाइनिंग क्या होती है। प्रोसेसर पाइपलाइनिंग में क्या हम लोग करते हैं, इस तरह के टाइप में क्या होता है? प्रोसेसर पाइपलाइन प्रोसेसर पाइपलाइन प्रोसेसिंग ऑफ द सेम डेटा स्ट्रीम इज डन बाय द कैस्केड ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे अर्थमेटिक पाइपलाइन में ऑपरेशन सबडिवीजन कर रहे थे, यहाँ पे कई सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं जो एक एक स्टेज को रन करते हैं इंडिविजुअली। तो ये एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है जिसका बहुत ज़्यादा यूज हम लोगों ने 4th यूनिट में आप यूज किया है। तो प्रोसेसर पाइपलाइन के अंदर सेम डेटा स्ट्रीम इज डन बाय कैस्केड ऑफ प्रोसेसर। कई सारे प्रोसेसर में सेम डेटा स्ट्रीम को सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। ईच कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ब्लॉक। कैस्केड ऑफ प्रोसेसर इज असाइंड एंड प्रोसेस स्पेसिफिक टास्क। किसी भी टास्क को वो टास्क असाइन किया जाएगा, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जाम्पल देख लिए, इसका कोई रियल एग्जाम्पल नहीं है ऐसा, इसीलिए हम लोग को ये चीज नहीं है कि कॉन्सेप्ट है कि प्रोसेसर पाइपलाइन के अंदर कई सारे प्रोसेसर को अगर हम लोग इंक्लूड कर लें और उसमें एक एक प्रोसेसर एक एक स्टेज को रन करे, डेटा दिया जाए और वो एग्जीक्यूट करे, तो रियल लाइफ में किसी भी तरह का ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो कि प्रोसेसर पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट कर रहा हो। हम लोग केवल अर्थमेटिक पाइपलाइन और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन ही एग्जीक्यूट करते हैं जो कि अभी तक आया, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रोसेसर पाइपलाइन का भी है, फ्यूचर में इसका यूज हो सकता है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में इंस्ट्रक्शन पे कॉन्सेप्ट आता है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन प्रोसेसर द एग्जीक्यूशन ऑफ a stream of instruction can be pipelined by the overlapping the execution of the current instruction with the fetch, decode and operand fetch subsequent instruction। मीनिंग ये है कि आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है और इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होंगे वो अलग अलग स्टेजेस में एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन
कोई भी पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो किसी भी स्टेज को रन अगर असाइन किया गया है तो उस स्टेज पे वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि सपोज करिए कि 5 इंस्ट्रक्शन आपके पास हैं, 5 इंस्ट्रक्शन का कोई टास्क है, तो पहला इंस्ट्रक्शन आएगा, स्टेज को पार करेगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज, आफ्टर फेचिंग इट सेंड इट द एग्जीक्यूशन स्टेज, या अभी आपने देखा ऑपरेंड फेच, देन एग्जीक्यूशन, देन फर्दर। जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका फेच हो चुका है और वो आगे प्रोसीड हो चुका है, नेक्स्ट स्टेज को जा चुका है, तो पहले स्टेज में जो भी आपका प्रोसेसर या जो भी आपका पार्ट लगा हुआ है, इट इज फ्री idle and we use this idle processor to other execution। तो उसी जिस समय आपका प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन 1 फेच होने के बाद नेक्स्ट स्टेज में आ चुका है, फेच ऑपरेंड स्टेज में आ चुका है, उसी समय हम इंस्ट्रक्शन 2 को फेच स्टेज में ला सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। हमारा फेच यूनिट भी काम कर रहा है, हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट भी काम कर रहा है। एग्जीक्यूशन यूनिट किसको रन कर रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 को रन कर रहा है। फेच यूनिट किसको रन कर रहा है, इंस्ट्रक्शन 2 को रन कर रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़िए, इंस्ट्रक्शन 1 जब आपका आगे जाएगा, स्टोरेज के लिए जाएगा, राइट एक्सेस के लिए जाएगा, तो इंस्ट्रक्शन 2 किस में जाएगा, फेच ऑपरेंड के लिए जाएगा। इस समय इंस्ट्रक्शन जो आपका एक्सेस है, फेच यूनिट है, वो फ्री है। फेच यूनिट अगेन इंस्ट्रक्शन 3 को, मतलब एक समय पे आप क्या कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन 3 को फेच करवा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन 2 का ऑपरेंड फेच करा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। मतलब 3 इंस्ट्रक्शन अलग अलग स्टेज को रन कर रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, कि इसमें कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन अलग अलग स्टेज को पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं। ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग प्रोसेस द एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्ट्रीम इंस्ट्रक्शन कैन बी पाइपलाइन बाय ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। ओवरलैपिंग का मतलब यही है कि एक साथ मल्टीपल स्टेज, लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्शन नहीं आना चाहिए। तो हमने अलग अलग प्रोसेसिंग जो यूनिट है उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया है स्टेज को पार करके। ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन विद द फेच, डिकोड एंड ऑपरेंड फेच। तो फेच, डिकोड, ऑपरेंड फेच अभी मैंने इससे पहले इसीलिए पहले बता दिया कि पाइपलाइनिंग होता है। इस तरह से बिल्ड किया जाता है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का एग्जांपल क्या है, जब हम लोग बहुत ही हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर या मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटिंग, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग को बिल्ड करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके साथ साथ एडवांटेज हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, पैरेलल प्रोसेस, अब जब आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन आप लोग समझ चुके हैं, तो अब आप लोग पैरेलल प्रोसेसिंग समझ सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग यही है कि मल्टीपल चीज़ों को वन टाइम पे एग्जीक्यूट करना। Parallel processing in the computer architecture is technique used to advance computer to get improve in for performance of computer system by performing multiple tasks simultaneously. In the parallel computing, we perform multiple tasks simultaneously. It demands the high performance computer systems. और इसका मेन पर्पज है, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, इट सपोर्ट द मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। As far as advantage of parallel processing concept, these are the advantages. Parallel processing system has a capability to perform multiple tasks simultaneously. The system offers high performance, reduces computer cost, offers sustained productivity. So these are the various advantages of parallel processing. Parallel processing also help to lower computer cost and sustained productivity. Lower computer, इसमें हमें ये भी याद रखना है कि प्रोसेसर तो इंक्रीज करें, मॉड्यूल इंक्रीज करें, लेकिन कॉस्ट नहीं इंक्रीज होनी चाहिए। विद द मिनिमम कॉस्ट हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन देना है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। बाकी चीजें तो इस तरह से ये टॉपिक बताया गया। अटेंडेंस सभी लोग दे दीजिए भाई।
जो आप बताया गया टॉपिक्स क्लियर हुए सभी को? आश्रय, अवनीश सिंह चौहान, आयुष प्रताप, आयुष, अवनीश। जी सर। यस हाँ सर। बेटा, ये आप लोगों ने शुरुआत में ऐसी क्लासेस नहीं की थी, तो ये थर्ड यूनिट का मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से ही सुनिए, क्योंकि बाकी लोग तो कर चुके हैं, उन लोगों को चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। लेकिन ये अभी मैंने इसे प्रिसाइजली इतना एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन थर्ड यूनिट में जैसे स्टार्ट किया था कि पैरेलल प्रोसेसिंग होती क्या है, उससे पहले मैंने पैरेलल बताया, पाइपलाइनिंग बताया, तो उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये बहुत ब्रीफ में करके बताया, आप नोट्स देखिएगा, पढ़िएगा, फिर नहीं आएगा तो आप लोग पूछिएगा, और टॉपिक बचे हुए हम लोग करेंगे। बाकी लोगों ने पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा ईजी रहेगा, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए थे क्लासेस, तो आप लोग रिवीजन में जरूर आप लोग रहिए। ओके, और कोई भी डाउट आता है उसको पूछिए, किसी को भी कोई भी किसी यूनिट में लोग पूछ सकते हैं। ओके, लेनी चाहिए, ज्यादा नाम मेरा व्रत है, उसका मुझे